दोस्तों, समंदर की गहराइयों में एक ऐसी ताकत छुपी है जो सदियों तक महज कहानी समझी जाती रही। रोग वेव्स या द्योहेकल लहरें, ये ऐसी लहरें हैं जो अचानक बगैर किसी इशारे के आसपास की लहरों से दुगनी या इससे ज्यादा ऊंची हो जाती हैं और बड़े से बड़े जहाज को भी तबाह कर सकती हैं। साइंसदान इन्हें बरसों तक मुस्तरद करते रहे क्योंकि लकीरी वेव थियरी के मुताबिक लहरें 9 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती थीं, मगर बहरी अफसरों की कहानियां मुख्तलिफ थीं। 19वीं सदी में फ्रांसीसी एक्सप्लोरर ड्यूमॉन्ट डे अर्विल ने बहरे हिंद में 30 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें देखीं, मगर उन्हें झूठा करार दिया गया। 20वीं सदी में भी कई कैप्टनों ने ऐसी लहरों का जिक्र किया, जैसे अर्नेस्ट शैकल्टन ने 1919 में लिखा कि एक लहर ने उनकी कश्ती को ऐसे उठाया जैसे कोई कागज का टुकड़ा। हकीकत ये थी कि ऐसी लहर से मिलने वाला जहाज डूब जाता था और कोई बचकर वापस नहीं आता था, इसलिए सबूत भी नहीं मिलते थे। 1970 और 80 की दहाई में स्टील के बड़े जहाज बने तो 1969 से 1994 तक 22 सुपर टैंकर्स गायब हुए, जिनमें 525 लोगों की जानें गईं। MS म्यूनचन का केस मशहूर है। 1978 में ये नाकाबिले डूब जहाज एक रात गायब हो गया। इसका लाइफ बोट 20 मीटर ऊंचाई पर डेक से उखड़ा मिला। ये सब वाकयात बताते हैं कि रोग वेव्स अफसाना नहीं, हकीकत हैं जो समंदर की ताकत को जाहिर करती हैं। रोग वेव्स की साइंसी तस्दीक का सबसे बड़ा लम्हा 1 जनवरी 1995 था, जब नॉर्वे के शुमाली समंदर में ड्रापनर ऑयल प्लेटफॉर्म पर एक लेज़र आला ने 25.6 मीटर ऊंची लहर रिकॉर्ड की। इर्द गिर्द की लहरें सिर्फ 12 मीटर की थीं, यानी ये दुगनी से ज़्यादा थीं। प्लेटफॉर्म 100 मीटर गहरे पानी में था और इंजीनियर्स ने 20 मीटर की लहरों को 10,000 साल में एक बार मुमकिन समझा था। ये लहर प्लेटफॉर्म को मुतासिर कर गई, मगर बड़ा नुकसान नहीं हुआ और इसने साइंस को झटका दिया। ड्रापनर वेव पहली साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा रोग वेव थी, जिसने लकीरी मॉडल्स को गलत साबित किया। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ II जहाज पर 1995 में 29 मीटर की लहर आई, जिसने 21 मीटर ऊंचाई पर खिड़कियां तोड़ दी। 1997 में एक जहाज टोक्यो एक्सप्रेस पर रोग वेव आई, जिससे 5 मिलियन लेगो ईंटें समंदर में बिखर गईं, जो आज भी साहिलों पर मिलती हैं। ये वाकया ग्रेट लेगो स्पिल कहलाता है। 2000 की दहाई में स्कॉटलैंड के करीब 30 मीटर की लहर ने एक जहाज को 28 डिग्री एक तरफ और 30 डिग्री दूसरी तरफ झुका दिया। NOAA ने 2007 तक 50 से ज्यादा वाकयात नोट किए जो रोग वेव्स की वजह से थे। ये सब सबूत बताते हैं कि रोग वेव्स नायाब मगर हकीकी हैं और इनकी ताकत 100 टन फी मुरब्बा मीटर तक पहुंच सकती है, जो जहाज़ों के डिज़ाइन से कहीं ज़्यादा है। रोग वेव्स की सबसे इंतहाई मिसाल 2020 में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड के करीब यूक्लुइलेट में रिकॉर्ड हुई। एक बोई ने 17.6 मीटर ऊंची लहर पकड़ी, जो इर्द गिर्द की लहरों से 3 गुना ज्यादा थी, यानी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। ये अब तक की सबसे इंतहाई रोग वेव है, क्योंकि तनासुब रेशियो सबसे ज्यादा था। ड्रापनर वेव ऊंची थी, मगर यूक्लुइलेट वेव का तनासुब ज्यादा था। ये लहरें खुले समंदर में अचानक बनती हैं और इनका कोई वार्निंग सिग्नल नहीं होता। ये लहरें नज़ारे वेव से मुख्तलिफ हैं, जो साहिल पर सी फ्लोर की वजह से बनती हैं और प्रेडिक्टेबल होती हैं, जैसे पोर्चुगल के नज़ारे में 28 मीटर की लहरें। रोग वेव्स रैंडम होती हैं और कहीं भी आ सकती हैं। इनकी वजह से जहाज उलट पलट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पानी की दीवार की तरह आती हैं। साइंसदान अब मानते हैं कि ये लहरें फितरत का हिस्सा हैं, कोई मावराई चीज़ नहीं। जदीद तहकीक से पता चला है कि सैटेलाइट से भी ऐसी लहरें ज़्यादा बार देखी जा रही हैं। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि समंदर अब भी नामालूम राजों से भरा है और इंसानी टेक्नोलॉजी अभी तक इसकी पूरी ताकत को नहीं समझ सकी। रोग वेव्स कैसे बनती हैं? पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब मुख्तलिफ सिमतों और स्पीड्स की लहरें एक साथ आकर अपनी चोटियां मिला लेती हैं, तो एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है। दूसरा, ओशन करंट्स का असर, जैसे अगुलहस करंट जनूबी अफ्रीका में या गल्फ स्ट्रीम। ये धारें लहरों की फ्रीक्वेंसी कम कर देती हैं, लहरें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। अगुलहस में लहरें 60% ज्यादा ऊंची हो सकती हैं और यहीं तकरीबन 150 जहाज डूब चुके हैं। तीसरा, नॉन लीनियर इंटरैक्शंस। लहरें एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करती हैं। एक बड़ी लहर छोटी लहरों की एनर्जी छीन लेती है और अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। 2012 में एक तजर्बे में फिश टैंक में लेगो इस्तेमाल करके ये दिखाया गया कि छोटी लहरें रैंडम तौर पर बड़ी हो सकती हैं। ये अमल फिजिकल रिव्यू एक्स में शाये हुआ। रोग वेव्स मुख्तसर होती हैं, बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ये समंदरी तूफानों में ज़्यादा होती हैं, जहाँ लहरें मुख्तलिफ सिमतों से आती हैं।
یہ نظریات اب سائنسدانوں کے لیے قبول شدہ ہیں اور بتاتے ہیں کہ روگ ویوز کوئی انوملی نہیں بلکہ سمندر کے نارمل رویے کا نتیجہ ہیں۔ روگ ویوز کہاں زیادہ ملتی ہیں؟ یہ رینڈم ہے، مگر کچھ جگہوں پر امکان زیادہ ہے۔ جنوبی افریقہ کی مشرقی ساحل پر اگلہس کرنٹ کی وجہ سے، جہاں مخالف لہریں مل کر دیوا ہیکل بن جاتی ہیں۔ گلف سٹریم کے علاقے میں، جو برمیوڈا ٹرائنگل کے رازوں کی وضاحت کر سکتا ہے۔ شمالی سمندر اور نارویجین سی میں، جہاں ڈراپنر واقع ہوا۔ کھلے سمندر میں بھی، جیسے MS میونیکن کا کیس۔ بلیک سی، کیسپین سی اور حتیٰ کہ گریٹ لیکس میں بھی رپورٹس ہیں، جہاں 3 سسٹرز ویوز مشہور ہیں۔ یہ لہریں کسی بھی جگہ آ سکتی ہیں، اس لیے پریڈکشن مشکل ہے، مگر اب بوئی نیٹ ورکس اور سیٹلائٹ سے ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ کا ایک نیورل نیٹ ورک ٹول بوئی ڈیٹا سے 5 منٹ پہلے پریڈکٹ کر سکتا ہے، مگر یہ ابھی ابتدائی ہے۔ جدید جہاز 100 ٹن فی مربع میٹر پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ آخری بڑا حادثہ 1978 کا تھا۔ 2011 سے 2018 تک صرف 210 روگ ویوز رپورٹ ہوئیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ خطرناک ہے مگر نایاب ہے۔ ایک لہر 100 ٹن فی مربع میٹر فورس لگا سکتی ہے، جو عام جہازوں کے 15 ٹن ڈیزائن سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے پرانے جہاز ڈوب جاتے تھے، مگر اب انجینئرنگ بہتر ہو گئی ہے۔ روگ ویوز کی وجہ سے سمندری سفر میں اب بھی خطرہ ہے، مگر جدید ٹیکنالوجی سے کم ہو گیا ہے۔ سائنسدان اب انہیں سمجھ رہے ہیں اور تحقیق جاری ہے۔ یہ لہریں ہمیں فطرت کی طاقت کی یاد دلاتی ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ سمندر کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے اور روگ ویوز اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ یہ نہ صرف سائنسی دلچسپی کا موضوع ہے، بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ بھی۔ بحری افسران اب انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں۔ اختتام میں، روگ ویو سمندر کی ایک ایسی حقیقت ہے جو صدیوں تک انکار کی گئی، مگر اب ثبوتوں سے ثابت ہو چکی ہیں۔ ڈراپنر ویو سے لے کر یوکلیولیٹ تک، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ فطرت غیر متوقع ہو سکتی ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نایاب ہیں۔ اگر آپ سمندر میں ہیں تو جدید جہاز محفوظ ہیں۔ یہ معلومات ہمیں سمندر کی عظمت اور انسانی علم کی ترقی دونوں کی یاد دلاتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ سمری پسند آئی تو شیئر کریں اور مزید ایسے موضوعات پر بات کریں۔ اللہ حافظ۔